नमस्कार दोस्तों। जेट की जो अगली अपने जेट क्लासेज जो चल रही है कंटिन्यूसली, उसकी अगली क्लास में आपका स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें अपन ने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में क्वांटम संख्याओं तक, क्वांटम नंबर तक पढ़ा था। अब जो अपना अगला टॉपिक है या इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के नियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के नियम। जो लोग नया वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कहीं कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा टाइम न लेके मैं सीधा आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के नियम। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के नियम अपन ने पिछले क्लासों में पढ़ा था कि परमाणु में कोष होते हैं, कोषों में कोष होते हैं, उपकोषों में कक्षक होते हैं, कक्षकों में क्या भरे जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो इसी आधार पर विभिन्न साइंटिस्टों ने नियम बनाए और उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के नियम। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट नियम था वो था आप-बो सिद्धांत या N+L नियम। आप-बो सिद्धांत या N+L नियम। आप-बो सिद्धांत क्या कहता है? तो आप-बो सिद्धांत में आप-बो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बेटा निर्माण करना या बनाना, बिल्डिंग, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। ये आप-बो सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरा जाता है। आप-बो सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं जिस कक्षक की ऊर्जा क्या होती है बेटा, न्यूनतम। उस कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम। और पहले न्यूनतम ऊर्जा वाला कक्षक पूरा भरेगा, फिर उसी के बाद अगले कक्षक में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, प्रवेश। तो देखिए बेटा, इस नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार भरे जाते हैं। अर्थात उस कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, अर्थात उस कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिस कक्षक के लिए ऊर्जा का मान क्या होगा बेटा, न्यूनतम होगा। उसी के बाद अगले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसी के बाद अगले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। फिर इसी में N+L नियम था। N+L नियम क्या कह रहा है बेटा आपको? N+L नियम कह रहा है कि उस कक्षक के में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिस कक्षक के लिए N+L का योग, उस कक्षक के लिए N+L का योग न्यूनतम होता है। यदि दो कक्षकों के लिए या उपकोषों के लिए N+L का योग, दो कक्षकों के या उपकोषों के लिए N+L का योग बराबर हो तो उस कक्षक या उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिसके लिए N का मान क्या होता है बेटा, न्यूनतम होता है। तो देखिए बेटा, अपने पास तीन कक्षक मैंने बताए, 4s, 3d और 4p। ये आपके पास आप तीन कक्षकों की मैंने 4s, 3d और 4p। 4s या ये 3d और 4p, इनके लिए N का मान क्या होगा बेटा, 4s। सामने वाला मुख्य क्वांटम संख्या दर्शाता है 4, ये 3d 3 और 4p मतलब 4, ये इनके n के मान हो गए। अब आपको पता है जब s उपकोष होता है तो l का मान 0, d होता है तो 2 और p होता है तो कितना हो गया बेटा, 1। तो यहाँ पर अगर देखा अपन ने तो 4s के लिए N+L 4, 3d और 4p। तो यहाँ देखने को मिला मेरे को कि 3d और 4p के लिए, 3d और 4p उपकोष के लिए N+L का योग क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया, दोनों का योग सेम आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाए, अब इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाए? तो देखिए बेटा, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में भरा जाएगा, वो भरा जाएगा 3d में। 3d में क्यों भरा जाएगा? क्योंकि 3d में इसलिए भरा जाएगा क्योंकि 3d के लिए n का मान क्या है बेटा, 3 और 4p के लिए कितना है बेटा, 4। तो यहाँ n का मान न्यूनतम है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में, फिर 3d में और फिर किस में भरा जाएगा बेटा, 4p में। इसी आधार पर आप-बो ने या N+L नियम के आधार पर उन्होंने कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या कर दिया था बेटा, व्यवस्थित कर दिया था। तो देखिए बेटा, आप-बो ने विभिन्न कक्षकों का ऊर्जा क्रम बताया। उसके अनुसार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, यानी न्यूनतम ऊर्जा 1s, 1s के बाद में फिर 2s, 2s के बाद में 2p, 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर क्या होगा बेटा, 4f, 5d, 6p और 7s, और लास्ट फिर इलेक्ट्रॉन 5f,
6d और 7p। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा बेटा 7p में। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा बेटा 1s में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा बेटा 1s में भरा जाएगा। और सबके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो कहाँ भरा जाएगा बेटा 7p में। इसके अकॉर्डिंग 1s की से ज्यादा ऊर्जा किसकी है बेटा 2s की। किसकी है 2s की है। 1s से ज्यादा, देखो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, 1s के बाद कहाँ 2s में, 2s से ज्यादा किसकी है फिर 2p की। देखिए आपके सामने पढ़ा रहा हूँ 2p से ज्यादा किसकी है बेटा 3s की। 3s से ज्यादा किसकी है फिर 3p की। 3p से ज्यादा किसकी है 4s की। 4s से ज्यादा किसकी है फिर 4s के बाद में देखो कहाँ 3d में। 3d से ज्यादा किसकी है फिर बेटा 4p की। 4p से ज्यादा किसकी है फिर 5s की। और 5s से ज्यादा किसकी है 4d की। 4d से ज्यादा किसकी है फिर 5p की। 5p से ज्यादा किसकी है ऊर्जा 6s की। 6s के बाद में ऊर्जा किसकी है 6s से ज्यादा है फिर 4f की। 4f से ज्यादा किसकी है 5d की। 5d से ज्यादा किसकी है 6p की। और 6p से ज्यादा किसकी है फिर 7s की। 7s से ज्यादा किसकी है 5f की। और 5f से ज्यादा किसकी है 5f से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा 6d। और फिर किसकी है बेटा 7p। मतलब लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है बेटा 7p में। अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में और अंतिम जो इलेक्ट्रॉन किसी तत्व या परमाणु का होगा वो कहाँ भरा जाएगा बेटा 7p में। तो सबसे न्यूनतम ऊर्जा 1s की, अंतिम हाईएस्ट जो ऊर्जा होती है वो किसकी होगी बेटा 7p। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये तो मतलब आपके पास मैंने आपको सिद्धांत के अकॉर्डिंग मेरे पास एक बहुत आसान ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने की। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने की बाकायदा अपवादों सहित। वो ट्रिक ये पढ़ाने के बाद में उसके बाद में छोटा सा समराइज एक छोटा वीडियो बनाएंगे उस ट्रिक का ही। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधी एक ट्रिक है वो अलग से डालूंगा मैं आपके लिए। अब देखो उन्होंने ये बता दिया कि इस आधार पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भरे जाते हैं। फिर उसके बाद भी कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने कुछ नियम इसी में, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें नियम दिए। उन्होंने बताया देखो उसमें क्या था, एक था आपके पास, दूसरा इसी का पहले n+l, फिर इसके बाद में क्या आ गया बेटा हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम। हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम, हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम। वो तो हुंड का जो अधिकतम बहुलकता नियम है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी भी तत्व के परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पहले अगर उस तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं पहले वो इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरे जाते हैं। मतलब युग्मन तब तक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जाते। मतलब ये नियम क्या कहता है, फिर से सुनना, इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भरा जाए। इस नियम को क्या कहते हैं बेटा हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम। और ये था अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण। ये था अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण। देखिए बेटा जैसे कि अपना जो पी उपकोष होता है उसमें अपने पास है कि 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे मान लो कि ये 2p है, इसमें अपने को 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, आपने 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया, तो ये क्या है बेटा गलत तरीका है। ये गलत तरीका है क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन युग्मन हो ही नहीं सकते, जबकि जो आपके पास अगर रिक्त कक्षक है तो तब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा जब तक कि सारे कक्षकों में क्या हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन नए भरे जाएंगे। तो ये आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे भर दिया, तो ये हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि ये अभी अपूर्ण कक्षक है और ये जो कक्षक है आपके पास वो अर्धपूरित हो गया। ये क्या हो गया बेटा अर्धपूरित हो गया। तो इसका जो नियम था वो अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व को दर्शाता था। मतलब अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व को दर्शाता था, क्योंकि देखो समभ्रंश कक्षकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विनिमय से ऊर्जा का विनिमय होता है।
उससे क्या हो जाता है, इनकी ये अगर अपन बात करते हैं इनका ओरिएंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, सेम नेचर का हो जाता है, सेम सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। स्थायित्व उपरा इसमें अर्धपूरित कक्षकों में स्थायित्व आ जाता है, एनर्जी चेंज है, क्योंकि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। समभ्रंश कक्षक है, समभ्रंश कक्षक वो कक्षक होते हैं जिनके लिए n+l का योग क्या होता है बेटा, बराबर होते हैं। वो सभी कक्षक समभ्रंश कक्षक है जिनके लिए n+l का योग क्या है बेटा, बराबर। तो अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर मतलब ऊर्जा विनिमय होके अर्धपूरित स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आप अगर एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी कक्षकों में या इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो जाए। अब देखिए आगे अपन ने पढ़ा था कि हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम, कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उसमें प्रत्येक कक्षक में प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना जाए। उसके अनुसार बताया था कि समभ्रंश कक्षक होते हैं, समभ्रंश कक्षक वे होते हैं जिनके लिए n व l का मान क्या होता है बेटा, समान होता है। n व l का मान अगर समान हो किन्हीं दो कक्षकों के लिए तो उनके लिए आपके पास वो समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। इसी आधार पर आगे जो नियम था वो नियम क्या था बेटा, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अब देखो पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है वो क्या कह रहा है, वो देखिए बेटा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। चारों क्वांटम संख्याएं क्या होती है बेटा, समान नहीं हो सकती है। अधिकतम 3 क्वांटम संख्या, ये आपसे सत्य असत्य कथन में भी पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है या नहीं। तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होगा दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए। अब अगर अपन बात करते हैं नहीं हो सकता, अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान क्या हो सकता है बेटा, समान हो सकता है। यही कारण है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यही कारण है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और दोनों का चक्रण क्या होता है बेटा, विपरीत होता है। दोनों का चक्रण क्या होता है बेटा, विपरीत। देखिए ये मैंने यहाँ पे एक कोई भी कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आप इलेक्ट्रॉन शो करते हैं वो बिल्कुल गलत तरीका है। इन दोनों का चक्रण समान है, कभी भी आपको पता है, मैंने बताया था कि एक का चक्रण क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में, तो दूसरे का क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, उसके विपरीत ही रहता है। इस आधार पर आपको देखा कि जैसे अपने पास 1s जो कक्षक है उसमें क्या है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं आपके पास। 1s जो आप कक्षक है, 1s उपकोष भी मान लेते हो, उसी का s कक्षक, s उपकोष का s कक्षक है ये। तो इसमें अगर अपन बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, एक तो मतलब उसका जगह स्पिन था वो हाई स्पिन, और एक दूसरे का स्पिन है वो क्या है बेटा, लो स्पिन है। आप देखो कि एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं देखो, इसके लिए 1s है तो n1, l का मान 0, m का मान भी 0 और ऊपर है तो प्लस का आधा। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी n का 1, l का 0 और m का क्या है बेटा 0, और स्पिन जो चौथी चक्रण क्वांटम संख्या है उसका मान कितना हो गया बेटा, -1/2। तो ये आपका तीसरा हुंड का क्या, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत था। और इसी सिद्धांत के आधार पर उसने विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को बता दी थी। उसने बता दिया था कि s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन और f उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब देखो अपन विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाते हैं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। जैसे कि अपने को पता है हाइड्रोजन जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 1। तो 1 है तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है बेटा, 1s से, तो 1s1, अर्थात इसका जो 1s कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। फिर अगर अपन बात करते हैं लिथियम, आपके पास परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 3 लिथियम का, तो 1s2, ये पूरा भर गया। फिर इसके बाद में 1s2 के बाद में क्या आता है फिर 2s। अब यहाँ पर कितने बच गए, 1, तो इसके आधार पर कैसा बनेगा, ये 1s है आपका, फिर ये क्या हो गया बेटा 2s, ये 2s, ये इस हिसाब से लिख दिया आपने। अब मैं आगे चलूँ तो जैसे कार्बन बहुत फेमस अपने आएगा अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 6, तो कार्बन में 1s2, 2s2, 2p2, ये आपके पास
2p2। तो अगर मैं इसको भरूं तो आपके पास पहले 1s में आ गया, फिर किस में आ गया इलेक्ट्रॉन 2s में। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? नहीं, मैं ऐसे नहीं लिख सकता बेटा। क्यों? क्योंकि अपने को हुंड ने क्या बताया था? हुंड ने बताया था कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन न भरे जाएं। तो मैंने तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर दिया इस कक्षक में। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पहले ये पूर्ण पूरी भर गए, अब यहाँ पर देखा इस कक्षक में तो ये समभ्रंश कक्षक है, आपको पता है ये समभ्रंश कक्षक है। तो यहाँ ऊर्जा विनिमय के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा। दूसरी बात ये हुंड ने ये भी बताया था कि कक्षकों में युग्मन नहीं होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन इधर भरा जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? इधर भरा जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन इधर भरा जाएगा। तो इस हिसाब से ये इसका क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 1s2 फिर 2s2 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाइट्रोजन का बहुत बार पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है, 2p3 होता है। तो इसका भरा हुआ कई बार नीट 2017-16 में ऐसे आया था ये क्वेश्चन कि निम्न में से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आप देखेंगे नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये है, ये है, ये है, ये तीन कक्षक ये है। तो ये तो सही वाला है, मैं आपको बताऊं, उसने बता दिया था, एक तो ऐसे लिख दिया था। ये क्या है बेटा? गलत। ये क्या है? गलत है। फिर मैं अगर आपको बताऊं उसने ऐसे भरा, एक को नीचे डला दिया, ये भी क्या है बेटा? गलत है। सही में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो देखो बेटा 1s2 फिर 2s2 फिर 2p3। तो आपको पता है कि 1s में 2, 2s में भी कितने आएंगे बेटा? 2, और 2p में देखो, ये देखना ध्यान से देखना, 2p में देखो बेटा यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में आएंगे, तीनों p कक्षकों में भरे जाएंगे। ये 2px 2py और ये क्या हो गया बेटा? 2pz। तो ये अर्धपूरित, इसी कारण नाइट्रोजन का स्थायित्व अर्धपूरित कक्षकों के कारण इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता भी क्या है बेटा? स्थायित्व है, होता है। तो ये क्या है बेटा? सही। और ये दोनों क्या है इसके? रोंग। ये क्या है? रोंग। ये इसका रोंग पैटर्न है, बहुत बार पूछा गया है और ऐसा इसलिए होता है ऊर्जा विनिमय और अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण ऐसा होता है। अब देखो जैसे नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं सोडियम 11 का। सोडियम 11 का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 2 और 2 4 6 10 12 हो गए। यहाँ क्या आएगा बेटा? 3s1। तो आप ऐसे काउंटिंग करके जो आपके पास ऊर्जा क्रम है उसके आधार पर लिख सकते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 12 फिर 3p5 17। ये क्या हो गया बेटा आपके पास? 17। अब जैसे अगर अपन बात करते हैं स्कैंडियम 21, परमाणु क्रमांक स्कैंडियम 21 3d श्रेणी का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए? 10, यहाँ 12 6 18। फिर 4s2 आता है, 3d नहीं आता है, 4s2 कितने हो गए? 20। ये कितने हो गए? 4s2 पूरा कंप्लीट होते ही कितने हो गए बेटा? यहाँ 10 12 6 18 और 4 2 20। फिर इसके बाद में क्या आ जाता है आपके पास? 3d1। ये क्या हो जाता है बेटा आपके पास? 3d1। यहाँ 3d में है। अगर आप देखेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, अगर मैं आपसे पूछूं बाह्यतम कोष कौन सा है, तो यहाँ बाह्यतम कोष जो है वो 3d नहीं है। 3d नहीं है बेटा, कौन सा है? 4s ही है। लेकिन ये तो ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 4s की जो ऊर्जा है वो 3d से क्या है बेटा? कम है। इसलिए कम ऊर्जा वाले में पहले, फिर उसके बाद में बाद होने वाली ऊर्जा में वाले में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अगर अपन देखें कि आपके पास कोई बाल्टी है, तो बाल्टी में अगर अपने पास बोलूँ कि पानी से भरी है तो उसका बाह्यतम पानी कौन होगा? जो उसके ऊपर के ऊपर होगा वही तो इसका क्या होगा बेटा? बाह्यतम होगा। तो आपको पता है कि परमाणु में जो कोष होते हैं, देखो पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष और ये चौथा कोष। तो यहाँ देखो ये 4 और 3 किसको दर्शा रही है? कोषों की संख्या को दर्शा रही है, मुख्य क्वांटम संख्या ही होती है। तो चौथा क्या होगा बेटा? बाह्यतम। पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो अब देख लो चौथा बाह्यतम कोष चौथा ही तो होता है। तो यहाँ पे देखने में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। बाह्यतम कोष तो इसका ये क्या है? 4s, और ये तो इसके अंदर है। ये तो ऊर्जा के अकॉर्डिंग क्या है? ये तो 3d जो है, तीसरा जो कोष है उसमें है। ये तो ऊर्जा के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। अब देखो कुछ अपवाद भी हैं आपके जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप वो सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे फेमस है क्रोमियम।
क्रोमियम अगर अपन बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा कितना, 24। कितना होता है बेटा, 24। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर 3d कितने हो गए, 4 10 12, यहाँ 20 हो गए, 20 और 4 24। ऐसे लिख दिया मैंने 3d4। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कैसा होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। ऐसा इसलिए हो जाता है, देखो बेटा यहाँ पे 4s1 और 3d5 ये इसका एग्जैक्ट या इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए बेटा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो 3D कक्षक है आपके सामने, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आते ही ये क्या हो जाता है बेटा, हाफ फिल्ड, मतलब अर्धपूरित हो जाता है। और अर्धपूरित हो जाने के कारण इसका स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण ये क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है बेटा, इस प्रकार का होता है। लेकिन ये अगर अपन बात करें आप वो सिद्धांत का, क्या है बेटा, ये अपवाद है। क्यों, क्योंकि आप ने तो ये कहा था कि पहले कम ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और वो ही पहले भरेगा फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या कर जाता है बेटा, जंप। इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, लगभग सी बराबर होती है। ऐसा ही आप देखेंगे बेटा, आपके पास एक फेमस एग्जांपल और होता है कॉपर 29। तो ये क्यों हुआ बेटा, ये अर्धपूरित, हाफ अर्धपूरित के कारण हुआ, ये हाफ फिल्ड अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण ऐसा हुआ। पहले भी अपन ने नाइट्रोजन वाले केस में भी देखा था, उसी केस में। लेकिन नाइट्रोजन में तो वो जंप उसी कक्षक में करता है, यहाँ एक से दूसरे में, एक कोष से दूसरे कोष में, मतलब एक कोष से, या फिर मैं बात करूँ उपकोष से, एक उपकोष से दूसरे उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाता है। अब देखो यहाँ देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गए। फिर कितने बच गए, 9 3d9। तो ये देखा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बेटा, गलत है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बेटा, गलत है। अगर अपन बात करें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वो क्या होगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। तो 3d10 आपको 4s1 और 3d10, तो 3d10 जो आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे, वो क्या बता रहा है, पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। क्या दिखा रहा है बेटा, पूर्ण पूरित कक्षक का स्थायित्व है। तो इस कारण ऐसा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्रोमियम और कॉपर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्या है बेटा, अपवाद है। और भी क्या आपके पास अपवाद। अब देखिए बेटा, कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और लिखना आपको मैं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके वर्ग संख्या संबंधी अपन क्या नाम से आवर्त सारणी है उससे रिलेटेड बात भी करेंगे, उस टाइम में आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा और यहाँ भी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे जल्दी से अपन स्टार्टिंग से नहीं लिख के जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा आपको कि मैं कहूँ आपको कि 38 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का अपने को क्या लिखना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका Z38 दिया हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो आप क्या करें बेटा, 38 जो परमाणु क्रमांक है उससे पहले की अक्रिय गैस देखें, उसके आसपास नंबर वाली, उससे ज़्यादा नहीं, उससे आसपास कम नंबर वाली अक्रिय गैस देखें। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर आपको क्या है बेटा, क्रिप्टॉन 36। तो आपको पता है जब 1s हो जाता है, तो जब 2 हीलियम यहाँ पर 1s में कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर नियोन होता है तो 2p6 पूरा हो जाता है, यहाँ पे 3p6 पूरा भर जाता है, यहाँ 4p6, यहाँ क्या होता है बेटा 5p6, और यहाँ क्या हो जाता है बेटा 6p6। ये आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये 1s2 ये 2p6 पूरा हो जाता है, ये 3p6 हो जाता है, यहाँ पे ये 4p6 पूरा हो जाता है, और ये 5p6, और ये क्या हो जाता है बेटा 6p6 पूरा हो जाता है। अगर अपन देखेंगे कि 38 जो आपके पास तत्व है 38 परमाणु क्रमांक वाला, उसका अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो इसके नियरेस्ट जो अक्रिय गैस होगी वो क्या है बेटा, क्रिप्टॉन। तो आपने क्या लिख दिया बेटा, क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन लिखते ही आपको पता है आपने कितना लिख दिया बेटा, 38 में से 36 तक के इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, उसमें भर दिए। अब आपको बताया जब 4p 5p और 6p जब ये खत्म होता है तो यहाँ 2s आता है, फिर इसके बाद ये जब खत्म होता है तो 3s, ये जब खत्म होता है तो क्या होता है बेटा 4s, ये जब खत्म होता है तो क्या आता है बेटा 5s, ये जब खत्म होता है तो 6s, और ये जब खत्म होता है तो क्या आता है बेटा
7s। क्या आता है बेटा आपके पास 7s आता है। इनके खत्म होने के बाद 7s, तो आप देखेंगे यहां ये खत्म हो गया तो आपके पास क्या आएगा बेटा 5s। क्या आएगा बेटा 5s। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बेटा 2, तो ये क्या भर दिया आपने 5s2। तो ये क्रिप्टॉन 5s2, इसका मतलब आपने 38 नंबर वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे कि मैं कहूं अपने को लिखना है 84, किसका लिखना है बेटा 84, ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 84 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो आप देखेंगे 84, तो 84 यहां देखेंगे तो ये तो क्या हो गया बेटा 86 आ गया। ये क्या हो गया बेटा 86 हो गया। तो 86 से जस्ट पहले का कौन सा हो गया बेटा ये 54 हो गया। कितना है बेटा 54, जीनोन 54। अब आपको देखने को मिल रहा है कि जब जीनोन 54 हो गया तो वह कहां खत्म हो गया बेटा 5p6 पे। कहां खत्म हो गया बेटा 5p6 पे खत्म हो गया। तो वो कहां से आगे स्टार्ट होगा 6s से। 6s के बाद में आपको पता है 6s के बाद में 4f आता है। 4f आता है तो 4f में कितने हो गए 14। तो ये 54 और 2 कितने हो गए बेटा 56। 56 और 14 कितने हो गए बेटा 70। फिर इसके बाद में जब 4f आता है तो क्या आता है बेटा 5d। क्या आता है बेटा 5d। 5d में कितने भरे जाएंगे बेटा 10। तो कितने हो गए आपके पास 54 और 2 56। 56 और 56 के बाद में 14 आ गए 70। 70 और 10 कितने हो गए बेटा 80। और कितने हो रहे 4। तो फिर इसके बाद में क्या आता है आपके पास 5d और फिर क्या आता है 6p। 6p में कितने भरे जाएंगे बेटा 4। तो ये कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है बेटा 84 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने है। अब देखिए बेटा मैं और बता रहा हूं आपको कि एक तत्व अपने पास अगर अपन बात करें 112 या 114 नंबर परमाणु क्रमांक वाला तत्व ले लेता हूं मैं। 114 परमाणु क्रमांक वाला तत्व ले लेता हूं। अब देखिए बेटा जब 114 है तो इसके पहले की अक्रिय गैस आपको रेडोन दिखेगी 86। यहाँ आपने यहाँ लिख दिया आयरन रेडोन। तो इसका मतलब कितने तत्व कितने इलेक्ट्रॉन भर गए आपके पास 86 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर इसके बाद में आपको पता है रेडोन जो होता है वो 6p6 पे खत्म होता है। फिर इसके बाद में क्या आता है 7s2। 7s2 के बाद में फिर 5f 14। तो आपको पता है 86 2 88। 88 और 14 कितने हो गए 88 और 14 कितने हो गए 102। 88 और 10 98 4 102। 102 के बाद में अगर अपने को पता चले तो इसके बाद 6d आता है। 6d में कितने हो गए बेटा 102 और 10 112। फिर कितना बचा आपके पास 7p और 7p में कितने आ गए बेटा 2। तो देख लो 86 2 88 और 14 कितने हो गए 102। 102 और 10 112 और 112 और 2 कितने हो गए बेटा 114। देखिए बेटा अब अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का नोड क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊं बेटा किसी भी परमाणु में या त्रिविम में ऐसा स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो शून्य, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, जहां इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता हो उस स्थान को क्या कहते हैं बेटा नोड कहते हैं। तो नोड अपने पास दो प्रकार के होते हैं, त्रिज्य नोड और एक होते हैं कोणीय नोड, रेडियल और एंगुलर। अब देखो त्रिज्य नोड को अपन गोलीय नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा गोलीय नोड भी कहते हैं। और ये अदिशात्मक, इनकी कोई दिशा नहीं, अदिशात्मक होते हैं। और इनको निकालने का या कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1। और कोणीय जो नोड होते हैं वो l के बराबर, जो आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है जो उपकोष को दर्शाती है वो उसके बराबर होते हैं। क्या बेटा किसी भी कक्षक में या उपकोष के लिए आप कोणीय नोड l के बराबर होते हैं। कुल नोडों की जो संख्या है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा कुल नोड, इसका मतलब आपके पास त्रिज्य नोड है और क्या है बेटा ये एंगुलर नोड है। तो त्रिज्य नोड n-l-1 प्लस ये l, तो आपका l से l कैंसिल, मतलब कुल नोड कितने हो गए बेटा n-1, जो मैंने वहां लिख रखा है n-1। ये क्या हो गया बेटा कुल नोडों की संख्या। तो अब देखिए बेटा 3D के लिए त्रिज्य नोड, कोणीय नोड और कुल नोड। तो 3D के लिए त्रिज्य नोड निकालेंगे आप तो यहाँ n-l-1। तो ये देखो बेटा 3D के लिए n कितना हो गया d, 3D सबसे पहले 3 आ गया तो 3 माइनस d है, उसके लिए l का मान कितना हो गया बेटा 2 माइनस 1,
तो 3 माइनस कितने हो गए 3 बराबर क्या हो गया बेटा 0। तो 3D के लिए जो त्रिज्य नोड हो गए उनकी संख्या कितनी हो गई बेटा 0। अब देखो आगे कोणीय नोड होता है L के बराबर, तो यहां 3D के लिए L का मान, S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए कितना हो गया 2। तो त्रिज्य नोडों की कोणीय नोडों की संख्या कितनी हो गई 2, और कुल नोड कितने हो गए बेटा n-1। तो n-1 इसका मतलब n कितना है 3 और 1, तो ये है 2। तो आपको वैसे भी दिखना पड़ रहा है कि 2 + 0 बराबर कुल नोडों की संख्या होती है, तो 2। तो यहाँ पे ये भी आपको क्या है कुल नोड कितने आ रहे हैं बेटा 2। तो इस प्रकार से ये आपका क्या था बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की ट्रिक और बता रहा हूं। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ट्रिक, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आबो का सिद्धांत बताया था, उसी के आधार पर कक्षकों को कैसे लिखते हैं वो उन्होंने समझा दिया था, सारा समझा दिया। लेकिन अब ट्रिकी एकदम देखो बेटा कैसे आपको थोड़ी सी 2-4 शब्द याद रखने हैं। देखो स्कूल स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर इसके बाद में DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर इसके बाद में देखो बेटा फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल और फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये आपने लिख लिया स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब देखिए बेटा इसमें कैसे आपको पता है, आपको पता है कि इन कक्षकों की जो स्टार्टिंग सब जानते हो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, S कहाँ से स्टार्ट होता है 1S, फिर 2S, फिर 3S, फिर क्या हो गया बेटा 4S, फिर क्या हो गया बेटा 5S, फिर क्या हो गया 6S, फिर क्या हो गया बेटा 7S, और फिर क्या हो गया बेटा 8S। क्या हो गया बेटा 8S। 8S अभी अपने पास है नहीं ऐसे तत्व नहीं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बता रखा है ना। फिर आपको पता है P जो कक्षक होता है या P जो उपकोष होता है, आपको पता है 1P कभी नहीं हो सकता है, क्वांटम संख्याओं में अपने पढ़ा था। तो 2P, फिर क्या हो गया बेटा 3P, फिर 4P, फिर क्या हो गया बेटा 5P, फिर क्या हो गया बेटा 6P, और फिर क्या हो गया आपके पास 7P। क्या हो गया बेटा 7P। अब देखो D आपको पता है 1D नहीं होता है, 2D नहीं होता है, कितना होता है 3D। तो D 3D 4D 5D और क्या हो गया बेटा 6D। क्या हो गया 6D। अब आपको पता है F कहाँ से होता है बेटा, F जो होता है F उपकोष होता है वो न तो 1F होता है, न 2F होता है, न 3F होता है, क्या होता है बेटा 4F और क्या हो गया बेटा 5F। क्या हो गया बेटा 4F और 5F। तो ये देखो मैंने आपको बहुत आसानी से ऊर्जा का क्रम बना दिया। अब जैसे मैंने बनाया पहले 1S, फिर 2S, फिर 2P, 3S, 3P, 4S, फिर क्या होगा बेटा 3D, 4P, एकदम मैंने बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो अब देखो आपको पता है S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F उपकोष में कितने भरे जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो अब देखो जैसे अपने को किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, जैसे मैं बताऊं ऑक्सीजन 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में बेटा 8। तो स्टार्ट करो 1s2 2s2 2p 6 तो होते ही 10 हो गए, कितने 2p4, कितने हो गए बेटा 8 हो गए, कितने हो गए बेटा 8। अब देखो जैसे मेरे को लिखना है पोटेशियम 19 का, किसका लिखना है बेटा पोटेशियम 19 का। तो देखिए बेटा ध्यान देना पूरा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, 1s2 2s2 2p6 3, तो 2p6 3s2 12 और 3p6 18, भरने कितने 19, फिर कहाँ आएगा 3p6 के बाद में 4s1। तो ये देखो बेटा मैंने आपको बताई बहुत ही आसान, छोटे से शब्दों में एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की बहुत ही आसान ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है। तो इससे आप किसी भी तत्व का जो अपवाद है उनको छोड़ के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी जो क्वेश्चन वगैरह है इस चैप्टर के, वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को
कंप्लीट देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर जो भी आपको कोई समस्या या प्रॉब्लम है, जो भी कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं, वो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।